नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 11वीं क्लास रहने वाली है, तो प्रारंभ करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। किन नोटों को वर्ष 2016 में चलन से बाहर कर दिया गया था, मतलब नोटबंदी। तो सभी को ध्यान है ये तो कि किन नोटों को, तो 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया है। और 30 सितंबर 2023 यानी कि आज का दिन 2000 के नोट के लिए भी क्या है, लास्ट दिन है। वापसी करने का क्या था, लास्ट दिन है। इसके बाद ये भी मार्केट में नहीं चलने वाले हैं। तो कितने तारीख को, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, जिसमें पुराने 500 के नोट और 1000 के नोट को क्या कर रहा था, चलन से बाहर कर दिया गया था। और 30 सितंबर लास्ट डेट है किसकी, तो 2000 के नोट को बंद करने की। आज लास्ट है, आज से 2000 के नोट भी बंद हो जाएंगे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की गई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो जनगणना थी उसमें जो साक्षरता दर है वो सबसे कम किसकी है, दादर नगर हवेली की। किसकी, दादर नगर हवेली, ठीक है। किसकी थी, दादर नगर हवेली की। और ये कितनी थी, तो ये थी आपकी 76.2%। सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका दादर नगर हवेली है। कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह नर्तक है। तो काय के नर्तक है, विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के नर्तक है। किससे संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। किससे है, मणिपुरी से। किससे संबंधित है, मणिपुरी से। और मणिपुरी किससे संबंधित है, तो मणिपुरी आपका भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी उससे संबंधित है। भगवान कृष्ण की लीला या कृष्ण लीला से संबंधित नृत्य है कौन सा, मणिपुरी नृत्य है, ठीक है। और उसके जो संबंधित व्यक्ति है जिन्हें कालिदास सम्मान भी दिया गया है वो है विपिन सिंह जी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध होता है 1539 में। कब होता है, 1539 में, ठीक है। जिसमें विजय कौन होता है, तो जिसमें विजय होता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद था। क्या था, फरीद था, ठीक है। इसके बाद एक युद्ध और होता है जो होता है 1540 में, जिसे बोला जाता है कौन सा, बिलग्राम का युद्ध। वो भी किसके बीच में होता है, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। और वो भी कौन जीतता है, तो वो भी शेरशाह सूरी जीतता है। और 1540 में हुमायूं को पराजित कर फाइनली वो क्या हो जाता है, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। मुगल साम्राज्य को कुछ समय के लिए ख़त्म करके कौन सुल्तान बनता है, तो शेरशाह सूरी नए वंश की स्थापना करता है, जिसे सूरी वंश के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। तो ब्रिटिश सरकार ने 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा था। 1946 में कब भेजा था, 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा था। और पैथिक लॉरेंस क्या थे इसके, पैथिक लॉरेंस, ठीक, लॉरेंस क्या थे इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन था, पैथिक लॉरेंस इसका क्या था, अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का। और इसके कैबिनेट मिशन के आने से क्या होता है, भारत में संविधान सभा का गठन होता है। और संविधान सभा में जो गठन होता है उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो वो थी 389 संविधान सभा में सदस्यों की संख्या,
ठीक है, जो किस मिशन के तहत बनती है, तो कैबिनेट मिशन के तहत बनती है, जो कब आता है 1946 में आता है। कब आता है? 1946 में आता है। और पैथिक लॉरेंस क्या होता है? उसका अध्यक्ष होता है। किस मंत्रालय द्वारा भारत की जनगणना कराई जाती है? तो जिसके मंत्री अमित शाह हैं। कौन सा मंत्रालय है वो? तो वो है केंद्रीय गृह मंत्रालय। किस मंत्रालय के द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा कैबिनेट क्या है? जनगणना होती है। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। अभी जो 2011 की जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की नहीं, पूरे भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो 15वें नंबर की थी। 7वीं कौन सी थी? तो स्वतंत्र भारत की जनगणना थी। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लेकिन ये नियमित नहीं थी। तो पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। नियमित जनगणना, नियमित जनगणना 1881। और पहली जनगणना किस कब? तो 1872 में। कौन था यहाँ पर? मेयो था। ठीक है, मेयो। और यहाँ पे कौन था? रिपन था। भारतीय संविधान और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है। दृढ़ता या कठोरता का, ठीक है, कठोर और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण है। तो भारतीय संविधान में क्या है? कठोरता है। कैसा है? कठोर और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ठीक है, तो दोनों वेराइटीज में पाई जाती है। याओ सांग उत्सव वसंत की शुरुआत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। तो सीधा याद रखना है आपको, यासो सांग जो उत्सव है किस राज्य का है? तो ये है मणिपुर का। किस राज्य का हो जाएगा? मणिपुर का। तो मणिपुर का। तो यासो सांग का संबंध किससे है? मणिपुर से। किससे? मणिपुर से है। और जो कब होता है? तो वसंत प्रारंभ के समय होता है। किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? तो यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति आते हैं। एक तो आते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री, जिनका नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। और एक थे CR दास, चित्तरंजन दास। और इन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की थी कांग्रेस के भीतर? 1923 में। कब की थी? किस वर्ष की थी? 1923 में। मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है। किसके भीतर? तो कांग्रेस के भीतर ये स्थापना की जाती है। मानसून की शुरुआत के बाद से क्रमबद्ध रूप में फसल के मौसमों का नाम बताएं। मानसून की शुरुआत के बाद में क्रमबद्ध रूप में फसल के मौसमों का नाम बताना है। मतलब मानसून की शुरुआत, ठीक है, तो मानसून की शुरुआत कब होती है हमारी? तो ये होती है जून में। कब होती है? जून में। ठीक है, और क्या कहता है? के बाद क्रमबद्ध रूप में फसल के मौसम का नाम बताना है। तो फसल, पहली फसल होती है खरीफ की फसल, खरीफ है ना, खरीफ की फसल। दूसरी होती है अक्टूबर नवंबर के समय रबी की फसल। और उसके बाद आ जाता है जायद फसल। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? क्रम हो जाता है। ठीक है, किसके? मौसम के बाद। और मौसम के बाद ही कृषि सीजन चालू होता है, जो कब तक चलता है? गर्मी तक चलता है, या फिर अप्रैल मई तक चलता है। ठीक है, तो खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल ये आपकी आती है। ठीक है, ये मानसून के समय बोई जाने वाली, ये ठंड के प्रारंभ के समय बोई जाने वाली, और ये आपके गर्मी के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है? खरीफ, रबी और जायद फसलें। दिल्ली की जामा मस्जिद के निर्माण के समय मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां। कौन था मुगल सम्राट? शाहजहां। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के शासनकाल में होता है। किसके शासनकाल में होता है? शाहजहां के। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में होता है। ताजमहल कौन बनवाता है? ताजमहल भी इसी के द्वारा होता है। लाल किला भी इसी के द्वारा बनवाया जाता है। ठीक है,
कौन सी संस्था भारत में लघु उद्योग के लिए वित्त प्रदान करती है? सिडबी। कौन सी संस्था है जो लघु उद्योग के लिए ऋण प्रदान करेगी? तो वो संस्था होती है आपकी कौन सी? सिडबी। सिडबी बैंक होती है, इसके द्वारा क्या होता है, आपके लघु उद्योगों के लिए वित्त प्रदान करती है या फिर ऋण प्रदान करने वाली संस्था होती है। इसकी स्थापना कब होती है? अप्रैल 1990, 1 अप्रैल 1990। इसका जो मुख्यालय कई बार पूछा जाता है वो है लखनऊ। लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ में किसका मुख्यालय है? तो सिडबी बैंक का मुख्यालय है, ठीक है। अगला क्या है? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो किसी को भी पता होता है ये वाला आंसर, तो कोई भी बच्चा भी इसको बता सकता है। तो कितनी तोपों की सलामी दी जाती है गणतंत्र दिवस पर? 21। और गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। जबकि 15 अगस्त या फिर स्वतंत्रता दिवस किसके द्वारा होता है? पीएम के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? लाल किले से पीएम के द्वारा होता है। और राजपथ से किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और यहाँ पर कितनी सलामी दी जाती है? 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अभी 15 अगस्त 2023 प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी लगातार 10वीं बार लाल किले से ध्वजा इन्होंने फहराया है। और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जो इतनी बार ध्वजारोहण इन्होंने लाल किले से किया है। इनसे पहले किस किसने किया है? सबसे ज़्यादा बार जवाहरलाल नेहरू ने, 16 बार आपका इंदिरा गांधी ने, 10 बार मनमोहन सिंह ने और 10 बार किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये याद रखना, 17 बार जवाहरलाल नेहरू, 16 बार इंदिरा गांधी, 10 बार मोदी और मनमोहन सिंह, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस शहर में स्थित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के भोपाल शहर में स्थित है, ठीक है। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में, ठीक है। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ठीक है। तो कहाँ पर आता है? भोपाल में। कहाँ पर आता है? भोपाल में आता है। और ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो अन्य राज्य से जाकर अन्य राज्य में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रवासियों की संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो ये महाराष्ट्र में होगी। और विशेषकर ये यूपी बिहार वाले जो लोग होते हैं वो इन राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो किस राज्य में की गई है प्रवासियों की संख्या दर्ज 2011 के अनुसार? तो महाराष्ट्र राज्य में की गई है, जो अपनी जीविका चलाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह आरंभ किया गया था? नमक सत्याग्रह, तो नमक सत्याग्रह के लिए गांधी जी के द्वारा क्या चलाया गया था? एक यात्रा निकाली गई थी जिसको कहते हैं दांडी मार्च या दांडी यात्रा, जो प्रारंभ होती है कब? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होती है। और ये पहुँचती कब है? 5 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल की सुबह गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा जाता है, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को। और इसी दिन से क्या चालू होता है? इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा आंदोलन चालू होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी दिन से चालू होता है। 92 वर्ष तक अलग पेश किए जाने के बाद किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट में शामिल कर दिया गया और तब से एक साथ पेश किया जा रहा है? तो ये आएगा इसका आंसर 2017 से। तो 92 वर्ष तक अलग पेश किए जाने के बाद 2017 में इस बजट को क्या करा है? तो इस बजट को आपका एक साथ पेश किया जाने लगा है। और वो कब से किया जाने लगा है? तो 2017 से एक साथ इसको प्रारंभ कर चुके हैं, ठीक है। 92 साल के लंबे अंतराल के बाद किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की व्याख्या हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी के नृत्य के रूप में की जाती है? बड़ा ही घुमा के पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की व्याख्या, ठीक है, हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी
के नृत्य के रूप में की जाती है। तो दिव्य और जादूगरनी के नृत्य, तो दिव्य और जादूगर के रूप वाली नृत्यांगना कौन है? तो भगवान विष्णु, ठीक है। उनके अलावा दिव्य कोई हो नहीं सकता है, तो भगवान विष्णु ने एक रूप धारण करा था जिसे हम जानते हैं मोहिनी के नाम से, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मोहिनी अट्टम। तो दिव्य नारी का रूप धारण करके और एक जादूगरनी जो अपने नृत्य से सब पे जादू चलाए और उनको हर ले, उनके मन को हर ले। तो मोहिनी अट्टम रूप था कौन सा? मोहिनी का। और मोहिनी अट्टम के रूप में किनकी कथा दिखाई जाती है? तो भगवान विष्णु के कौन से रूप की? मोहिनी रूप की कथाएं दिखाई जाती है। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन के कारण होते हैं, खालिस्तान के कारण होते हैं। तो पृथ्वी के जो सभी मौसम होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो वो होते हैं सूर्य के कारण। किसके कारण होते हैं? सारे के सारे जो मौसम वो परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पर दो कारण होते हैं। तो सूर्य का होना जरूरी है, ठीक है। और एक हम कह सकते हैं, ये ऑप्शन पे डिपेंड करने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर ऑप्शन किस प्रकार के दिए जाते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शन आपके सूर्य है, ठीक है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या फिर तारे हैं, इस हिसाब से आपका आंसर सूर्य होना है, ठीक है। इस हिसाब से आपका आंसर सूर्य होना है। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन का टाइप थोड़ा सा चेंज होता है कि पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं, तो अगर पूछा जाए घूर्णन गति, परिक्रमण गति, है ना, और भी कुछ ऑप्शन दे दे, गति वाले ऑप्शन दे दे यहाँ पर, और कुछ दे सकता है, कुछ भी ऑप्शन दे दे, तो वहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? परिक्रमण गति। किसके कारण? परिक्रमण गति के कारण। क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसकी स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और दूसरा इसका क्या होता है? और भी कारण होते हैं। एक कारण तो इसकी परिक्रमण गति हो गई, ऑप्शन पर डिपेंड करने वाला है ना, थ्योरी है इसकी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है इसमें, परिक्रमण के कारण होता है। दूसरा पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव के कारण भी ये चीज़ें होती है। इसके दो प्रमुख कारण है, सूर्य के सापेक्ष उसकी परिक्रमण गति के कारण आने वाला परिवर्तन, और दूसरा होता है इसका अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। अगर 23.5 डिग्री झुकी नहीं होती तो कभी मकर रेखा और कभी कर्क रेखा सूर्य के सामने नहीं होती। हमेशा कौन सी रेखा सामने होती? हमेशा भूमध्य रेखा सामने होती है। और पृथ्वी के किसी एक भाग पर हमेशा एक जैसा मौसम और दूसरे भाग पर हमेशा दूसरे जैसा मौसम होता, मतलब एक ही टाइप का मौसम होता। सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक कुशल की नर्तकी है, ठीक है। तो सुधा चंद्रन का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम से ये संबंधित है। भरतनाट्यम, और इसका एक और अन्य नाम क्या है? दासी अट्टम। कई बार इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने, ठीक है। तो 1,100 वर्ष के भीतर यहाँ पर कई सारे मंदिर बनाए गए हैं जो अलग अलग राजाओं के समय बनाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर विशेष वंश पूछा है तो कौन सा वंश हो जाएगा? चंदेल वंश। चंदेल वंश। और ये जो क्षेत्र आता है कौन सा? खजुराहो। किस जिले में आता है? तो ये आता है छतरपुर जिले में। छतरपुर जिले में, ठीक है। और छतरपुर जिले में एक बड़ी फेमस जगह है आजकल जिसका नाम है क्या? गड़ा, जो कहाँ पर क्या है? बागेश्वर धाम के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बागेश्वर धाम के लिए फेमस है। तो खजुराहो, छतरपुर के खजुराहो में खजुराहो के मंदिर जो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, कब से? तो 950 से लेकर 1050 के बीच में इनका निर्माण किया गया था। और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा नृत्य महोत्सव या नृत्य उत्सव होता है। नृत्य
उत्सव होता है, नृत्य उत्सव होता है, जिसका नाम क्या है, खजुराहो नृत्य उत्सव, जो अभी 2023 में कौन से नंबर का था, 49वें नंबर का। कौन से नंबर का था, 49वें नंबर का। नृत्य समारोह कहाँ आयोजित हुआ है, तो फरवरी 2023 में खजुराहो में होता है। मेट्रो बांध किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। और कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, कावेरी नदी। राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर तिरुचिरापल्ली किस नदी पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में किस नदी के किनारे स्थित है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और क्या होता है, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में किस नदी पर है, तो ये भी कावेरी नदी पर ही स्थित है। तो कावेरी नदी, ठीक है, मेट्रो बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। इसके बाद तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे, श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में कावेरी नदी के किनारे, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, कहाँ पर, कर्नाटका में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो जाएगा इसका, कावेरी नदी। और कावेरी नदी क्या है, प्रायद्वीप भारत की एक ऐसी नदी है जो 2 मानसूनों से वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदी में ये नदी कैसी मानी जाती है, सदा बहने वाली नदी, 12मासी नदी के रूप में इसको जाना जाता है। आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है, तो यह है सोनू सूद की। ठीक है, किसकी है, सोनू सूद। सोनू सूद की आई एम नो मसीहा। बाईस अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने मैं भारतीय ध्वज फहराया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, पहले उन पे चर्चा करते हैं, फिर इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मैडम भिकाजी कामा ने कब भारत के बाहर पहली बार भारतीय ध्वज को फहराया था, तो यहाँ पर डेट काम की हो जाती है 22 अगस्त 1907। ठीक है, विदेशी धरती पर पहली बार ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति, तो मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे पहली लाइन से बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कहता है, धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये कहाँ पर फहराया था, तो एक जगह आती है जर्मनी। कौन से देश में, जर्मनी में, स्टुटगार्ट करके एक जगह आती है, जहाँ पर मैडम भिकाजी कामा ने, कहाँ पर, तो स्टुटगार्ट जर्मनी में 1907 में 22 अगस्त 1907 में विदेशी धरती पर पहली बार झंडा फहराया था। ठीक है, विशेष ध्यान रखने लायक क्वेश्चन है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ अपनी धुरी पर भी चक्कर पूरा करता है। मतलब कि क्या कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये पूरा चक्कर लगाकर आएगा पृथ्वी के, पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी चक्कर पूरा करता है। मतलब इतने समय में वो घूम के आएगा तो अपने अक्ष पर ऐसे कितने चक्कर वो लगा लेगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1, क्योंकि चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है
और परिभ्रमण काले दोनों क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमने की गति और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की जो गति होती है लगभग 27 दिन, लगभग कितने 27 दिन, वो क्या होती है, उतने ही समय पर वो अपने अक्ष पर घूमता है और उतने ही समय में वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, जिस कारण हमेशा चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है। कौन सा भाग दिखाई देता है, जब भी हम देखते हैं तो चंद्रमा का हमें हमेशा एक ही भाग दिखता है, जिसका विशेष कारण क्या है, उसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। आज के लिए काफ़ी है इतना, ये हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं हम। आगे की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।